अ, हम स्टार्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है। सो एग्जांपल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन। First of all, we have examples of microbial transformed microbes. So microbes can be transformed in various ways to introduce new genetic material into their genomes, allowing them to express specific traits or produce valuable compounds. जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक टॉपिक है, हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बेसिकली ये होता है कि या तो हम माइक्रोब्स को यूज़ करके सबट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, और या इसके अलावा हम जो है वो माइक्रोब्स को यूटिलाइज करके और उनको मैनिपुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, हम उनमें चेंजेस लेके आ सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड चेंजेस हम उनमें ला सकते हैं और उनके थ्रू हम जो है वो चेंजेस उसमें कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एग्जांपल में पढ़ रहे हैं कि माइक्रोब्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन वेरियस वेज टू इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक मटेरियल इनटू देयर जीनोम्स, अलाउइंग देम टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक ट्रेट्स और प्रोड्यूस वैल्यूएबल कंपाउंड्स। तो हम माइक्रोब्स को मुख्तलिफ तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उनमें हम बेसिकली जो है वो न्यू जेनेटिक ट्रेट्स, करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात जो है वो हम उनमें ऐड कर सकते हैं, उनके जीनोम में ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो जीन्स हैं, जब वो एक्सप्रेस होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मैनिपुलेट, दिस इज हाउ वी जेनेटिकली मॉडिफाई आवर ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स में सबसे पहले आ जाता है एस्केरिशिया कोलाई। इकोलाई के बारे में आप लोगों को पता है कि इकोलाई जो है बेसिकली ये एक बहुत मोस्ट स्टडीड ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा काम इस पे हुआ है, बेसिक रिसर्च जितनी भी हुई है माइक्रोबायोलॉजी में तो ज़्यादातर जो है वो इकोलाई पे हुई है। सो इकोलाई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। Scientists often introduce foreign DNA into E. coli through transformation to produce proteins or study gene function. So, E. coli इस सिनारियो में भी, इस केस में भी इकोलाई को सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है, बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है, और उसमें बेसिकली जो है उसको यूज़ किया गया है कि जिसमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की गई है, और साइंटिस्ट ने उनमें न्यू डीएनए जो है वो, फॉरेन डीएनए जो है वो इंट्रोड्यूस की है, जिसके वजह से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स और को प्रोड्यूस किया जाता है, और इसके अलावा जीन्स के फंक्शनैलिटी को भी स्टडी किया जाता है, जीन के फंक्शन को भी स्टडी किया जाता है। सो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन है। सो इकोलाई हैज़ बीन जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोड्यूस्ड ह्यूमन इंसुलिन, अ वाइटल मेडिसिन फॉर द डायबिटिक पेशेंट। ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो इंसुलिन यूज़ होता है वो हम बेसिकली इकोलाई से हम लेते हैं। और किस तरह लेते हैं कि हम इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें हम ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है वो हम ह्यूमन से लेते हैं, और फिर उसके बाद वो जीन हम इकोलाई में इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद वो जो इकोलाई है वो हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके हम जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ गुड एग्जांपल ऑफ द माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन research. It is commonly used in research labs as a model organism to understand the gene expression and molecular biology. ये जो बैक्टीरिया है इकोलाई, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है, और उसको रिसर्च लेब में और मॉडल ऑर्गेनिज्म के थ्रू के तौर पे, मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस बैक्टीरिया को स्टडी किया गया है मुख्तलिफ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। जिस तरह कि हम जीन एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करते हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके लिए स्पेशली इस बैक्टीरिया को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली प्लांट पैथोजन होता है, प्लांट्स के अंदर ये इन्फेक्शन काज करता है। आप लोगों ने सुना होगा क्राउन गाल डिजीज के बारे में, तो ये वो क्राउन गाल डिजीज जो है वो काज करता है। एग्रोबैक्टीरियम इज नेचुरली केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ इट्स डीएनए नोन एज द ट्रांसफर डीएनए इनटू द प्लांट सेल्स काजिंग क्राउन गाल डिजीज। आपने प्लांट्स के ऊपर, मुख्तलिफ प्लांट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसके जो तना होता है वहाँ से जो ट्यूमर तरह का एक जो है वो आउट ग्रोथ निकल आता है,
तो बेसिकली उसको क्राउन गॉल डिजीज कहा जाता है, एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू द ट्रांसफर डीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया है। सो ये अब इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है प्लांट में। तो इस एबिलिटी को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि इस एबिलिटी को यूज करते हुए साइंटिस्ट जो है वो प्लांट्स को, इस बैक्टीरिया को यूज करके प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। प्लांट्स को क्या करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाई, यानी कि इस बैक्टीरिया में वो जो जीन होता है, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो इस बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, और फिर वो ये बैक्टीरिया जो एग्रोबैक्टीरियम है, तो ये उस जीन को आगे जो है वो ट्रांसफर करता है प्लांट्स के अंदर। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इस तरह से हम प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चेंजेस लेके आ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हम प्लांट्स को, हम उनकी यील्ड, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उन प्लांट्स को मुख्तलिफ किस्म से जो है वो उनकी जो इम्प्रूव कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। लाइक हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हार्श इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं करते, लेकिन हम उनको रेजिस्टेंट बना सकते हैं, उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हम उनको रेजिस्टेंट बना सकते हैं, और वो प्लांट्स जो है वो उसकी वजह से फिर ग्रो कर सकेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारा एक पूरा बिल्ड है जहाँ पे ये साल्ट रेंज जिसको कहा जाता है, लाहौर जब आप मोटरवे से जाते हैं तो रास्ते में एक एरिया आता है जिसको साल्ट रेंज कहा जाता है, केवड़ा माइंस जहाँ पे है। तो वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे जो है वो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, सॉइल के अंदर नमक बहुत ज़्यादा है, सलाइन है जो वहाँ पे मौजूद है नेचुरली। तो उस इन्वायरमेंट में ज़्यादातर पौधे जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। अब हम इस तरह के प्लांट्स को मॉडिफाई करते हैं, उनको रेजिस्टेंट बनाते हैं कि वो सलाइनिटी के अंदर जो है वो वहाँ पे क्या कर सके, ग्रो कर सके। और उन ज़मीन को जहाँ पे वो जो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो वहाँ पे जिसके अंदर सैलिनिटी मौजूद है, जहाँ इसके अंदर साल्ट्स मौजूद है, तो उसको हम यूटिलाइज कर सके और उनमें हम प्लांट्स को ग्रो कर सकें। ठीक है, तो प्लांट्स को हम कब ग्रो कर सकेंगे? जब हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, जब उनको हम साल्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाएंगे, तो फिर वो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे। सो दिस इज हाउ वी मॉडिफाई प्लांट्स व्हाइल यूजिंग दी बैक्टीरियम। हम बैक्टीरियम को यूज कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम को यूज कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम प्लांट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट रेजिस्ट टू पेस्ट, हर्बिसाइड्स और एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो मैंने जो आपको ये एग्जांपल एक बताया, ये जो मैंने आपको बताया साल्ट रेंज के बारे में, तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। ये क्या है? एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। एनवायरमेंट के अंदर सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। ठीक है, दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया हर्बिसाइड्स का या पेस्टिसाइड्स का, पेस्ट या हर्बिसाइड्स, यानी कि उन प्लांट्स को हम रेजिस्टेंट बनाते हैं अगेंस्ट दी हर्ब्स, अगेंस्ट दी पेस्ट्स। पेस्ट हमारे पास स्मॉल जो पेस्ट होते हैं जो कि प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, उनको खाते हैं उनको, तो हम प्लांट्स को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि वो नेचुरली उस पेस्ट के अगेंस्ट क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बीटी कॉटन या बीटी कॉर्न। बीटी कॉटन या बीटी कॉर्न का मतलब ये है कि ये बेसिकली इनमें एक जीन हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इन प्लांट्स में, और वो जीन हम लेते हैं बेसिकली एक बैक्टीरिया से। कौन सी बैक्टीरिया से लेते हैं? उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस तुरंजिनेसिस। बैसिलस तुरंजिनेसिस एक बैक्टीरिया है, बीटी के नाम से है। तो बीटी टॉक्सिन इनको कहा जाता है। वो जो जीन हम लेते हैं वो हम लेते हैं बीटी टॉक्सिन का जीन लेते हैं। तो वो जीन हम लेते हैं और उस जीन को हम इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो वो जो टॉक्सिन्स हैं, जो बीटी टॉक्सिन्स हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं फिर प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो फिर जब पेस्ट उनको कंज्यूम करते हैं, उनको खाते हैं, तो वो टॉक्सिन उनके पेट में चले जाते हैं और जिसकी वजह से वो जो पेस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज हाउ वी मेक आवर प्लांट्स टू रेजिस्टेंट टू द पेस्ट। ठीक है, ये इन्होंने एग्जांपल देख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह के और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये जो एक एग्जांपल है बैसिलस तुरंजिनेसिस का, कि जिससे हम बीटी टॉक्सिन का जीन लेते हैं और वो हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको रेजिस्टेंट बनाते हैं अगेंस्ट दी पेस्ट। और नॉर्मली आपको पता है कि अगर हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं,
पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। लेकिन वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं आपको पता है कि उनके नुकसान भी होते हैं, ठीक है। वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारे खुराक का हिस्सा बनते हैं, वो हमारे खुराक का हिस्सा ऐसे बनते हैं कि जब हम पेस्टिसाइड्स को अप्लाई करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पर रह जाते हैं, और बाद में जब उसको हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे खुराक का हिस्सा बन जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पेस्टिसाइड, जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है, और काफ़ी जगहों पे इसके इस्तेमाल को यानी कि रोका जाता है, वहाँ पे इनको जो है वो अलाउ नहीं किया जाता कि पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाए, ठीक है। सो थर्ड वन इज सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी या कॉमन यीस्ट आप लोग घरों में यूज करते हैं, और खवातीन को ज्यादा पता होता है यीस्ट आप लोग यूज करते हैं वाइल जब आप लोग बेकिंग वगैरह करते हैं। तो दिस यीस्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड विद फॉरेन डीएनए फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इस यीस्ट को, ये जो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी है, इसको हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसके अंदर, और फॉरेन डीएनए को हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंसर्ट करते हैं। सो लाइक यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन हम करते हैं। सो यीस्ट स्ट्रेन्स हैव बीन इंजीनियर्ड टू एफिशिएंटली फर्मेंट शुगर्स इनटू बायो इथेनॉल व्हिच इज यूज्ड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। बायो इथेनॉल जो है वो, या बायोडीजल जो है वो हमारे पास एक अल्टरनेट सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हमारे पास, और ये हम किसके थ्रू करते हैं, इस यीस्ट के थ्रू करते हैं। ये जो यीस्ट है, ये जो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी है, इसको हम इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं कि ये शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें, बायोइथेनॉल में, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय इंसर्टिंग द जीन फॉर द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एचबीएस एंटीजन जिसको कहा जाता है, इनटू इट्स जीनोम। अब क्या करते हैं कि हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसका जो सरफेस एंटीजन का जो जीन है विच कोड्स फॉर द सरफेस एंटीजन, एचबीएस के लिए जो कोड करते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन उसके लिए जो कोड करता है, तो उस जीन को हम लेते हैं और उस जीन को हम इंसर्ट करते हैं सेक्रोमाइसिस सेरेविसी में, और वो जो प्रोटीन्स हैं, जो हेपेटाइटिस बी के सरफेस प्रोटीन्स हैं, जो एंटीजन्स हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं सेक्रोमाइसिस सेरेविसी में, जिसको हम प्यूरिफाई करके एज अ वैक्सीन यूज कर सकते हैं, इम्यूनाइज करने के लिए हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो यीस्ट इंजीनियर पावर बायोइथेनॉल प्रोडक्शन। सो जिस तरह हमने बात की, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी इज अ कॉमन यीस्ट यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रीविंग। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स दैट एनेबल इट टू प्रोड्यूस बायोइथेनॉल एफिशिएंटली। क्या करते हैं हम, उसमें जो है वो जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए जीन इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बनाते हैं कि ये बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन करे। किस चीज से करे, शुगर से करे, ठीक है। सो रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस्ड gene encoding enzymes involved in the fermentation of sugars into ethanol। रिसर्चर ने क्या किया कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किस चीज को इंट्रोड्यूस किया, जीन्स को, उन जीन्स को जो कि एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, और वो इन्वॉल्व होते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। किस में इन्वॉल्व होते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन जीन्स को यूज करके उनसे जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हेलो सुना, हाँ और इसी पे सदन बंदे ने आता तो व्हाट्सएप आने में जो कंता तो 500 रुपये में वापस की इसी पैसा बकी तो बिया होता रिपोर्ट बदम सही बस पे इसी पैसा मत व्हाट्सएप बने बदे नंबर बना रहा तो हाँ अच्छा सॉरी। सो हमने पढ़ा कि रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस्ड जीन्स इनकोडिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स इनटू इथेनॉल, ठीक है। सो बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उस यीस्ट को
जो सा यीस्ट पहले यूज होता था ब्रीडिंग और बेकिंग के लिए, उस यीस्ट को हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद वो जो यीस्ट होता है तो वो क्या करता है, वो शुगर्स को कन्वर्ट करता है बायो इथेनॉल में, ठीक है। सो इट कैन कन्वर्ट शुगर्स मोर एफिशिएंटली इनटू इथेनॉल मेकिंग इट वैल्यूएबल माइक्रोब फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हम एक नॉर्मल जो यीस्ट हम लोग घरों में यूज करते हैं उसको लेके हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम उसको एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं कि जिसके थ्रू हम शुगर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज में, बायोइथेनॉल में, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वी हैव सुडोमोनास प्यूटिडा। This bacterium has been transformed to enhance its ability to degrade environmental pollutants. ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं। हमने स्टार्ट में बात की है इंसुलिन की बात की, फिर उसके बाद हमने बात की है कि वैक्सीन्स की बात हमने की, फिर उसके बाद हमने बात की है कि ये जो बायो इथेनॉल की प्रोडक्शन की हमने बात की। अब बात आ गई है हमारे पास माइक्रोब्स को यूज करके उनसे पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करना। पोल्यूटेंट्स को क्या करना है, डिग्रेड करना है, उनको डाइजेस्ट करना है। सो बेसिकली बायोरिमीडिएशन एक प्रोसेस होता है, आपको पता होगा बायोरिमीडिएशन के बारे में। ट्रांसफॉर्म्ड सुडोमोनास स्पीशीज आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन टॉक्सिक केमिकल्स। ट्रांसफॉर्म्ड जो है वो सुडोमोनास स्पीशीज को यूज करके जो टॉक्सिक केमिकल्स है उनकी ब्रेक डाउन की जाती है, सच एज ऑयल स्पिल्स और हैवी मेटल्स मेकिंग देम एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द एनवायरमेंटल cleanup. So this is how microbes can microbes can break down toxic chemicals. जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, ऑयल स्पिल्स हैं। ऑयल स्पिल्स हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑयल की तो वो समंदर के थ्रू होती है, ओशंस के थ्रू होती है, और वहाँ पे सम टाइम जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से वो स्पिल हो जाती है, जिसको क्लीन अप करना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर वो एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इस तरह से जो है वो हैवी मेटल्स वगैरह जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है, हमारे बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है। तो ये बेसिकली जो है वो एनवायरमेंटल क्लीनअप के लिए एक बेस्ट टूल है, एक इम्पोर्टेंट टूल है कि हम माइक्रोब्स को ट्रांसफॉर्म करके, उनके स्पीशीज को ट्रांसफॉर्म करके, सुडोमोनास के मुख्तलिफ स्पीशीज को ट्रांसफॉर्म करके हम इन जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको डिग्रेड कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से, और अपने इर्द गिर्द जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है मुख्तलिफ किस्म की, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव फर्मेंटेशन बैक्टीरिया फॉर चीज प्रोडक्शन। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाइक लिक्टोकोकस लिक्टस कैन बी इंजीनियर्ड टू एनहेंस देयर चीज मेकिंग capabilities. Genes involved in the lactose metabolism, acid production and flavor development are introduced into these bacteria. The transformed microbes can efficiently convert lactose into milk into lactic acid, which is essential in the cheese making process, leading to the production of cheese with specific texture and flavors. हम नॉर्मली हमारे पास माइक्रोब्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो चीज मेकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, चीज बना सकते हैं। उसमें जो एक स्टेप है कि जिसमें लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, तो वो नॉर्मली भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस मेथड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो चीज बने उसका टेक्सचर भी अच्छा हो और उसकी फ्लेवर भी अच्छी हो, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर उसके बाद वो जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि चीज मेकिंग प्रोसेस के लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। बायोसाइंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स इन स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया में हम क्या करते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया आर इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स विद हायर यील्ड्स आर न्यू एंटीबायोटिक कंपाउंड्स। हायर यील्ड आर न्यू एंटीबायोटिक कंपाउंड्स। Additional antibiotic biosynthetic gene cluster can be introduced into Streptomyces bacteria. This genetic modification allows them to produce larger quantities of existing antibiotics or create entirely new compounds with potential therapeutic values. अच्छा, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम करते ये हैं कि उसमें बेसिकली हम ये करते हैं
कि हम स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी एक बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया क्या है? ऑलरेडी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। अब हम उसमें से चाहते हैं कि हम उसमें से कोई ऑलरेडी लेट्स सपोज स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसमें कोई नया एंटीबायोटिक जीन ऐड कर दें और वो एंटीबायोटिक भी हम स्ट्रेप्टोमाइसिस से क्या कर सके? प्रोड्यूस करवा सके। तो इसलिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिस को क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करवाते हैं। हाँ, कोई और टाइप का एंटीबायोटिक हम प्रोड्यूस करवा सकेंगे, ठीक है। और दूसरा, हम इसलिए भी स्ट्रेप्टोमाइसिस को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया जो ऑलरेडी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रही है, तो उस ऑलरेडी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस जो कर रही है तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है। उसके अगेंस्ट क्या हो चुका है? रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है। तो हम उस ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं या उसमें हम कोई एडिशनल ग्रुप ऐड कर लेते हैं कि जिसकी वजह से वो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो फिर से क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम स्ट्रेप्टोमाइसिस को क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। या हमारे यहाँ पे दो हमारे चीजें आ जाती हैं। एक हम क्या कर रहे हैं? एक हम इसी एंटीबायोटिक से प्रोड्यूस करवा रहे हैं किस चीज को? किसी नई एंटीबायोटिक को। हाँ, किसी नई एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करवा रहे हैं और या हम उसी एंटीबायोटिक को मॉडिफाई करके प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इन दोनों पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों पर्पसेस के लिए हम बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं और स्पेशली स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दीज एग्जांपल, ये जो हमने अभी पढ़े, आप लोगों ने पढ़ा, इस एग्जांपल्स में ये जस्ट आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोब्स को के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि हम ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोब्स के थ्रू जो है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि हम ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोब्स के थ्रू जो है वो पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं। आपको पता चला कि आप ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोब्स को यूज़ करके आप जो है वो चीज़ प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने पढ़ा कि वैक्सीन प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। आपने पढ़ा कि हम इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली दी एग्जांपल्स। अब ये जो एग्जांपल्स हमने पढ़े, दीज एग्जांपल्स डेमोंस्ट्रेट द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फॉर ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोब्स। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोब्स हैं, ये बेसिकली इसका एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। हम ज्यादा फील्ड्स में इनको अप्लाई कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। लाइक हमने एंटीबायोटिक्स की बात की, हमने इंसुलिन की बात की, हमने वैक्सीन की बात की, हमने फूड प्रोडक्शन की बात की, हमने पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने की बात की। तो ये एक वाइड रेंज हमारे पास हो गया, हमने काफी सारी चीजें इससे कवर कर ली है। लाइक फ्रॉम मेडिसिन एंड एनर्जी प्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल क्लीनअप एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग। मेडिसिन, एनर्जी प्रोडक्शन, मेडिसिन क्या? वैक्सीन या इंसुलिन, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक्स, ये मेडिसिन है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, बायोइथेनॉल, बायोडीजल की प्रोडक्शन, ये एनर्जी प्रोडक्शन है। एनवायरमेंटल क्लीनअप क्या है? केमिकल्स को डिग्रेड करना, पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करना, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इसके एप्लीकेशंस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स कंटिन्यू टू प्ले अ वाइटल रोल इन हार्नेसिंग दी पोटेंशियल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर वेरियस पर्पसेस। तो बेसिकली यहाँ पे एक टर्म जो है वो एक इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, ये बेसिकली जो बुनियाद है, ठीक है, इस फील्ड की, इस ट्रांसफॉर्मेशन की फील्ड की, तो वो क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मेजर रोल है किस चीज में? ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट प्लेज अ वाइटल रोल इन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर वेरियस पर्पसेस। हमने माइक्रोब्स तो नेचुरली भी एक काम कर रहे थे, लेकिन हमने उस काम को इम्प्रूव किया और किसके थ्रू किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किया और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के थ्रू किया। तो तब जाके हमारे पास वो जो माइक्रोब्स थे वो इस काबिल हुए कि हमने उसको उससे ज्यादा काम लिया, ठीक है, और हमने उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है उसको क्या किया? इम्प्रूव कर दिया, एनहेंस कर दिया। सो उसके बाद आ जाती है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर सेंचुरीज माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन हैज प्रूव्ड
to be an imperative tool in elevating the production of various chemicals used in the food, pharmaceutical, agrochemical and other industries. ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में हमने इसको डिस्कस किया, फार्मास्यूटिकल में भी डिस्कस किया, फूड में भी डिस्कस किया और एग्रोकेमिकल्स में भी डिस्कस किया. ठीक है, सो माइक्रोब्स हैव बीन वाइडली अप्लाइड फॉर steroid biotransformation to prepare specific derivatives that the production of which is difficult by traditional synthetic method. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन्स, मुख्तलिफ किस्म के स्टेरॉइड्स, मुख्तलिफ किस्म के जो विटामिन्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, तो ये सारे जो है वो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स के थ्रू जो है वो इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसको प्रोड्यूस करना चाहें, बनिस्बत अगर हम इसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस करें. अगर हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों को अगर हम माइक्रोब्स को यूज़ करके बनाएंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा. ठीक है, सो इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायो ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज हैव बीन एक्सटेंसिवली अप्लाइड टू इन्वेस्टिगेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग एनिमल मॉडल. फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर क्या हो रहा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज जो है वो हो रही है और उसमें देखा जाता है कि इन्वेस्टिगेट किया जाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कंपाउंड्स को देखा जाता है और उसके लिए जो है वो एनिमल मॉडल्स को यूज किया जाता है. ठीक है, हाँ, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे होते हैं लैब में, तो एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए इनिशियली ये ज़रूरी होता है कि उसके लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है वो कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है या कोई एनिमल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ये भी आप चांसेस होते हैं कि वो जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उस एनिमल को हार्म भी कर सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है. ऑल्दो हम रूल आउट करते हैं, पहले रूल आउट करते हैं, हम लैब में परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद एक स्मॉल जो है वो हमारे पास होते हैं श्रिम्प्स, उसके ऊपर हम उसकी साइटोटॉक्सिसिटी चेक करते हैं और उसके बाद फिर अगर साइटोटॉक्सिसिटी उसकी नहीं होती तो फिर जाके हम उसको एनिमल मॉडल के ऊपर अप्लाई करते हैं. ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. ठीक है, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि हम कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी नोन नहीं है, तो उसके लिए फिर हम एनिमल मॉडल यूज़ करते हैं जिसमें हम जो है वो एनिमल्स को यूज़ करके उनके अंदर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो फिर हम आगे फिर फर्दर उसको ह्यूमंस की तरफ लेके जाते हैं. ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है. So now third is the microbial biotransformation phenomena is commonly employed in comparing metabolic pathways of drugs and scaling up the metabolites of interest discovered in these animals models for further pharmacological and toxicological evaluation. Microbial biotransformation जो है इसके थ्रू जो है वो क्या करते हैं हम, इसके थ्रू हम जो है वो मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो इसके थ्रू हम मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो ड्रग की या इसके अलावा जो है वो मेटाबोलाइट्स की जो है वो हम क्या करते हैं उसको डिस्कवर करते हैं और उसके बाद उस चीज़ को हम एनिमल मॉडल से आगे लेके जाते हैं और उसकी जो है वो फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल इवेल्युएशन करते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. So biotransformation is a good solution for environmental problems like degradation of xenobiotics and petroleum hydrocarbons as they are real threat in recently era. ठीक है, तो हमारे पास ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है कि जिसमें हम माइक्रोब्स को ट्रांसफॉर्म करके उसके थ्रू हम मुख्तलिफ जो हमारे पास रिकैल्सिटेंट सब्सटेंसेस होते हैं, xenobiotics होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि नॉर्मली एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेड नहीं होते उनको हम इनके थ्रू क्या करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी डिग्रेडेशन करते हैं, उनकी डाइजेशन करते हैं. और इसके अलावा इट इज़ अ कास्ट इफेक्टिव मेथड. ये जो मेथड है, ये जो माइक्रोब्स को यूज़ करके हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स या मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है फूड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, कास्ट इफेक्टिव है. इसके ऊपर जो है वो खर्चा कम आता है, इसके ऊपर पैसे के खर्च जो है वो कम है.
माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन एड्स इन इजी सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। हमारे पास यहाँ पे माइक्रोब्स को यूज़ करके उसके थ्रू हम जब सिंथेसिस करते हैं, उसके थ्रू जब हम सिंथेसिस करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, तो वो इजीली हम कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर हम वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर हम सिंथेटिकली इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है और उसको हम इजीली जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम माइक्रोब्स के थ्रू करते हैं तो चूँकि माइक्रोब्स को हम सिर्फ क्या प्रोवाइड करते हैं, सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर देते हैं और उसी सबस्ट्रेट को यूज़ करके माइक्रोब्स खुद जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इससे यह है कि हमें इजीली जो है वो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हमें चाहिए होता है वो हमें माइक्रोब्स बना के दे देते हैं। ठीक है, सो इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस। मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये एक यूज़फुल मेथड है कि हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये भी हार्मोन है जो कि जिस तरह हमने डिस्कस किया, इंसुलिन जो है, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है तो ये भी क्या है, हार्मोन्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशंस आर कैरिड आउट विद वेरी एफिशिएंट बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या है, एंजाइम्स या होल सेल्स, एंड आर एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जब भी होती है उसमें या तो माइक्रोब यूज होता है या माइक्रोब्स के एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट क्या है, फ्रेंडली है और एक्सेप्टेबल है। बायोकैटलिस्ट या एंजाइम्स ऑपरेट्स अंडर माइल्ड कंडीशन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, माइल्ड कंडीशन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर, और इसके अलावा जो है वो विच इज 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रखा तो है एक्सटेंशन, लेकिन वो किसी काम को नहीं है। अच्छा, सो बायोकैटलिस्ट जो कि नेचुरल एक प्रोडक्ट है, एंजाइम्स हैं, माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो माइल्ड कंडीशन के अंदर जो है वो काम करते हैं, यानी कि उसको हीटअप नहीं करना पड़ता, हीटअप नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन हमने बताया है कि एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और नियर न्यूट्रल पीएच जो है ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है वो ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती कि हमें पीएच इंक्रीज करना पड़ता हो या हमें जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता हो या हमें जो है वो प्रेशर इंक्रीज करना हो, जो कि नॉर्मली हम केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में जब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम हीट अप करते हैं, उसके लिए हम पीएच उसका एडजस्ट करते हैं और इसके अलावा हम उसको प्रेशर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो इसके बाद जो है एज बायोकैटलिस्ट इज कंपेटेबल सेवरल बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन वन क्लास। बायोकैटलिस्ट या एंजाइम जो होते हैं आपको पता है कि ये हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं और ये स्पेसिफिकली अपने सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम एक ही फ्लास्क के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के 2-3 रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं। It is applicable for the sequential reactions using multi-enzyme system as the isolation of unstable intermediate can be omitted. Sometime हमारे पास एक प्रोसेस होता है जो कि मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। क्या होता है? मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है।
तो उस मल्टी स्टेप प्रोसेस को भी हम यहाँ पे बहुत इजीली जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास लेट्स सपोज प्रोडक्ट ए बन गया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बी ने बनना है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट सी ने बनना है। तो इस तरह ये एक सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस भी हम इजीली इस जो बायोकैटलिस्ट होते हैं इनके थ्रू हम इजीली इसको कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं या हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सब्सट्रेट्स को यूटिलाइज करते हैं तो वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और स्पेसिफिकली अपने सब्सट्रेट को यूटिलाइज करते हैं, अपने एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। सो दे शोड स्पेसिफिक सेलेक्टिविटी, कीमो सेलेक्टिविटी और रीजियो सेलेक्टिविटी एंड इनेनिशियो सेलेक्टिविटी। हमारे पास ये जो बायोकैटलिस्ट होते हैं उनकी बात हो रही है, एंजाइम्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एंजाइम्स की बात हो रही है कि ये स्पेसिफिक होते हैं और सेलेक्टिविटी इसके अंदर होती है। क्या होती है, सेलेक्टिविटी। इन्होंने या तो कीमो सेलेक्टिविटी है, या इसके अलावा क्या है, रीजियो सेलेक्टिविटी है, या इसके अलावा जो है वो इनेनिशियो सेलेक्टिविटी है। तो ये बेसिकली इसकी स्पेसिफिसिटी और सेलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बायोकैटलिस्ट होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं और ये सेलेक्टिव भी होते हैं, यानी कि या तो ये किसी स्पेसिफिक केमिकल को के ऊपर एक्ट करेंगे या किसी स्पेसिफिक सब्सट्रेट के किसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो है वो बायोकैटलिस्ट कैन कैरी आउट रिएक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल थ्रू कन्वेंशनल केमिकल सिंथेसिस आर नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल बाय ट्रेडिशनल केमिकल सिंथेसिस, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारे पास ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो बायोकैटलिस्ट हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली जो हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो एक चीज़ बना रहे हैं तो वो अगर हमारे पास नहीं भी बनती तो इसके थ्रू बन जाती है। माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन आर प्रोड्यूसिंग ए नेचर लाइक biodegradable compounds which is green chemistry। क्या कर रहे हैं हम, नेचर लाइक बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स हम बना रहे हैं और उनको क्या कहा जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स आर लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस एंड मेटल्स। हम बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट